हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी सीडीपी सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 7 है उसमें हम बात करने वाले हैं स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। हमने लर्निंग थ्योरीज जो है वो स्टार्ट की हुई हैं इस सीडीपी सीरीज़ के अंदर। तो ये जो थ्योरी है, हमने बात की थी कंडीशनिंग थ्योरी की। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में डिटेल में जो है स्टडी किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने सॉर्ट आउट किए थे। आज हम बात करेंगे उसी कंडीशनिंग थ्योरी का जो सेकंड टाइप है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको स्किनर ने दिया था, बीएफ स्किनर ने। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में आने वाले इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको आसानी से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो ये जो वीडियो है, इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें जो है बाइलिंगुअल नोट्स देने की भी कोशिश की गई है और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ताकि बीएड के जो थ्योरी एग्ज़ाम है उनको भी वो बहुत अच्छे से कर पाएँ। और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग के, जैसे एचटेट आने वाला है, अभी सीटेट, DSSB रीट, जो भी टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल है। पॉइंट टू पॉइंट हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे इसके अंदर, जिस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, ताकि आप लोग आगे जाकर आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय स्किनर। तो सबसे पहले जान लेते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है। यहाँ पर क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये ध्यान रखें कि हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, ताकि आपको नाम में कन्फ्यूज़न ना हो कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को बोला जाता है और यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की जो हम बात करें उसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है, जिसका प्रतिपादन जो है बीएफ स्किनर ने किया था 1938 में। तो ये जो सिद्धांत है, ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कि ये जो सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक की जो हमने थ्योरी की थी, उसने थॉर्नडाइक की थ्योरी में जो है 3 प्राइमरी लॉज दिए गए थे। उनमें से एक जो लॉ था हमारा, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, प्रभाव का नियम, उस पे ये जो है थ्योरी जो है ये पूरी बेस्ड है कि किस तरीके से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, बच्चे पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और बच्चा जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी भी जो है पूरी की पूरी व्यवहारवाद के ऊपर जो है वो बेस्ड है, कि बिहेवियरिज्म जो है, बच्चा किस तरीके का बिहेव करेगा अगर हम उसे पनिशमेंट देंगे या हम उसे रीइंफोर्समेंट देंगे। तो पूरा की पूरी चीज़ इस पर डिपेंड करती है। तो प्रभाव का नियम जो है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है यहाँ पर थॉर्नडाइक के कौन से नियम पर आधारित है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित है। ये क्वेश्चन आप नोट करें। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया करने से, कोई भी अनुक्रिया करने से के जो है हमें सकारात्मक या संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, तो हम उस काम को बार बार करेंगे। अगर हम उस काम को करने में हमें फ़ायदा हो रहा है या हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो हम उस काम को बार बार करेंगे। और अगर हमें उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है, तो हम उसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। तो अगर हमें कुछ काम करने पे हमारे पेरेंट्स से डांट पड़ रही है, तो हम उस काम को जो है इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। तो यही चीज़ है कि जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो हमने भी यहाँ पर जो बात की गई है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग की बात की गई है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर क्या है वो आप आगे चलकर इसे समझेंगे भी। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसे एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। लेकिन यहाँ पर जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। इस थ्योरी को जो है हम आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं, आरएस थ्योरी के नाम से। तो ये यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो डायरेक्ट कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखा गया है। आरएस थ्योरी को किस थ्योरी को जाना, किस थ्योरी का नाम है जो आरएस थ्योरी है, मतलब आरएस थ्योरी जो है हमारी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। तो ये बिल्कुल रिवर्स है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के। तो इस पॉइंट को भी आप साथ साथ नोट करें कि सेकंड क्वेश्चन जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पुनर्बलन की, रीइंफोर्समेंट की। तो स्किनर जो है सक्रिय अनुबंधन का आधार पुनर्बलन को मानते हैं। पूरी के पूरी थ्योरी जो है वो आप देखेंगे पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है, और कैसे कैसे बेस्ड है वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये जो स्किनर थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, आपने
थ्योरी को प्रूव करने के लिए, अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने चूहों और कबूतर पर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है हमारा कि स्किनर ने इस सिद्धांत की खोज के लिए चूहों और कबूतरों का जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है उनको उनके आधार पर उन्होंने कहा कि जो अनुबंध है वो दो प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं। पहला जो है हमारा एक प्रकार का अनुबंध जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है और उससे अनुक्रिया होती है। तो जहाँ पर हमें स्टिमुलस का पता है और स्टिमुलस से हमें क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि हमने बात की थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, जहाँ पर बॉन्डिंग हो रही थी एस आर बॉन्डिंग हो रही थी। यहाँ पर क्या है, जो हम इस थ्योरी में बात करेंगे इसमें क्या है, दूसरे प्रकार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती, हमें नहीं पता कि स्टिमुलस क्या है, लेकिन हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे और फिर उसके बाद हमें स्टिमुलस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये क्या है, ये जो थ्योरी की बात हो रही है वो आरएस थ्योरी की बात हो रही है, जिसमें हम बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर हम आरएस बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होगी, हमारे पास स्टिमुलस नहीं होगा, तो इसमें क्या है, ऐसे व्यवहार को हम क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं और ऐसी प्रतिक्रिया निमित्त अनुक्रिया कहलाती है। तो आगे हम इसे डिटेल में करेंगे इनके द्वारा किए हुए एक्सपेरिमेंट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं चूहों पर जो किया गया प्रयोग था स्किनर के द्वारा, उसमें उन्होंने क्या किया, स्किनर बॉक्स बनाया, अपना एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स इस प्रकार से बनाया गया था जो है जिसके अंदर भूखे चूहे को रखा गया। इसमें क्या किया गया, इस पेटी में एक लेवर रखा गया था, लेवर जो है उसको दबा, भूखे चूहे को जो है अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया, इस लेवर के ऊपर जो पेटी में लगा जो लेवर था उसकी पेटी की दीवार के ऊपर जो है एक बर्तन था और बर्तन में भोजन रखा हुआ था और लेवर के बिल्कुल नीचे प्लेट रखी हुई थी, एक जो है उसके अंदर प्लेट रखी हुई थी। और यहाँ पर उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि जैसे ही चूहे का पैर जो है लेवर पर पड़ेगा, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये लेवर रखा हुआ है और लेवर के यहाँ पर ये डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर यानी जो प्लेट रखी हुई है जहाँ पर खाने को कलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे ही लेवर दबेगा यहाँ पर जो है वो लाइट जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक प्लेट रखी गई है, उसके अंदर भोजन रखा हुआ है। जैसे ही लेवर दबेगा ये भोजन जो है वो निकल कर इस डिस्पेंसर में जो है वो आकर गिरेगा और चूहा उस भोजन को खा लेगा। इस प्रकार जो है ये स्किनर ने ये जो बॉक्स जो है वो प्रिपेयर किया था। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे रोड्स लगी हुई हैं, ये रोड्स इलेक्ट्रिक रोड्स हैं जिनके अंदर जो है करंट जो है उसमें छोड़ रखा था ताकि चूहा जो है वो लगातार उछल कूद करता रहे। तो ऐसी व्यवस्था थी इसके अंदर, जैसे ही चूहे का पैर लेवर पर पड़ता तो उस लेवर के दब जाने से बर्तन में रखा भोजन नीचे प्लेट में आकर गिर जाता था। और दूसरा कि स्किनर बॉक्स के अंदर चूहे के पंजों पर प्रत्येक सेकेंड में विद्युत आघात दिया जा रहा था इन इलेक्ट्रिक रोड्स के द्वारा। तो इसमें क्या है, चूहे को जैसे भूखे चूहे को इस बॉक्स के अंदर छोड़ा तो इलेक्ट्रिक रोड्स के कारण जो है नीचे से जो करंट दिया जा रहा था, विद्युत आघात दिया जा रहा था, उसके कारण उसने जो है रैंडम मूवमेंट्स करनी शुरू कर दी, इधर उधर घूमने लगा और बाई चांस उसका पैर जो है उस लेवर पर पड़ जाता है। और लेवर पर पैर पड़ने से ही जो है वो लेवर दबते ही बर्तन में रखा हुआ भोजन का टुकड़ा जो है वो नीचे डिस्पेंसर में आ जाता है और वो भोजन जो है चूहे को मिल जाता है। चूहा उसे प्राप्त करके अपनी भूख को शांत करता है। फिर से वो भोजन खाने के बाद फिर से जो है वो रोड्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया जाता है और फिर से वो उछल कूद करता है और फिर उसका लेवर पर पैर पड़ जाता है तथा लेवर के दबने से फिर से भोजन नीचे आ जाएगा। ऐसे ही प्रक्रिया जो ये प्रोसेस जो उसको बार बार रिपीट किया जाएगा और लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि भूखे चूहे को जैसे ही उस बॉक्स में रखा जाएगा वैसे ही वो लेवर तुरंत उस लेवर को दबाएगा और भोजन के टुकड़े को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर स्किनर ने क्या प्रूव किया, यहाँ पर स्किनर ने सिद्ध किया कि अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स जो है वो पुनर्बलन पर निर्भर करता है। जो रिस्पॉन्स जो दिया अनुक्रिया की वो किस वजह से चूहे ने की, आपने देखा होगा कि स्किनर बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो है नीचे आपने अभी हमने बात भी की थी कि ये इलेक्ट्रिक रोड्स लगी हुई हैं। यहाँ पर अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ा जा रहा है, पास आउट किया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, ये चूहा उछल कूद कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये रीइंफोर्समेंट का काम जो पुनर्बलन का काम जो ये कर रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक उसकी भूख और दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो छोड़ा जा रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से ये रिस्पॉन्स जो है हमें देखने को मिल रहा है।
तो रिस्पॉन्स जो चूहे ने किया, अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद उसे क्या मिला, अनुक्रिया करने के बाद चूहे को जो है वो भोजन मिला। आपने देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे ही लेवर दबा, हमने देखा यहाँ पर जो है वो भोजन इस डिस्पेंसर में आकर गिर गया और चूहे ने उसे प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि चूहे ने रिस्पॉन्स किया, इधर उधर जो है उछल कूद करने स्टार्ट की, अनुक्रिया करने स्टार्ट की और बाद में उसे क्या मिला है, भोजन मिला है। तो भोजन यहाँ पर क्या था, स्टिमुलस। लेकिन आपने देखा होगा स्टिमुलस पहले नहीं मिला, पहले उसने क्या किया, अनुक्रिया की और बाद में उसे स्टिमुलस मिला। और स्टिमुलस किसकी फॉर्म में मिला, इन द फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की अवस्था में, पुनर्बलन मिला उसे स्टिमुलस की फॉर्म में, यानी कि स्टिमुलस मिला उसे रीइंफोर्समेंट की फॉर्म में। तो इसीलिए इस थ्योरी को यहाँ पर RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि पहले रिस्पॉन्स देंगे, बाद में स्टिमुलस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये बात इसमें ध्यान देने वाली है, इसीलिए इस थ्योरी को RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था, पहले भोजन दिया जा रहा था, भोजन उसे दिखाया जा रहा था, तो उसके बाद वो कुत्ते के मुंह से लार टपक रही थी। तो स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स हुआ वहाँ पर, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जबकि इस थ्योरी में पहले रिस्पॉन्स हो रहा है और बाद में स्टिमुलस यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट जो है स्किनर ने कबूतर पर भी किया था। उसमें स्किनर बॉक्स में इस कबूतर पर जो प्रयोग किया गया वो बाद में 1943 में किया गया था, जबकि हमने चूहे पर जो प्रयोग किया वो उससे पहले 1938 में किया। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कबूतर पर प्रयोग किया। उन्होंने ऐसे ही एक चैम्बर बनाया, उस चैम्बर के अंदर यहाँ पर की लगी हुई थी, आप इसमें देख पा रहे होंगे। और की जो लगी हुई है इसके अंदर इस कबूतर को जो है यहाँ पर भूखे कबूतर को इस चैम्बर के अंदर बंद कर दिया गया। और वो अब भूखा कबूतर जो था वो भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था और चोंच मार रहा था। और इस की का जो संबंध है वो ऊपर रखी भोजन से है। और जैसे ही की जो है वो कबूतर जो है वो प्रेस करेगा और ये जो खाना है वो इस फूड होपर में आकर गिरेगा और उस खाने को वो प्राप्त कर लेगा। तो ये जो ये जो कबूतर है इसने इधर उधर भूखे कबूतर ने इधर उधर घूमना शुरू किया, अनुक्रिया करनी शुरू की, रिस्पॉन्स करना शुरू किया। तो उसने क्या किया, जैसे ही अचानक उसकी क्या हुई, जो चोंच है वो उस कुंजी पर लग जाती है और भोजन उस चैम्बर में लगी प्लेट में आकर नीचे गिरता है और उस भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो इसमें भी यही हुआ कि कबूतर ने रिस्पॉन्स की, अनुक्रिया की और बाद में उसे पुनर्बल मिला इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस। तो ऐसे ही ये प्रयोग बार बार किया गया, बार बार रिपीट किया गया। तो बाद में ही वो कबूतर जो है वो इतना निपुण हो गया कि जैसे ही उसे चैम्बर में रखा जाता वो तुरंत उस की को प्रेस करता, जो उसे चोंच से जो है वो उसको दबाता और वैसे उसे भोजन मिल जाता और उसे प्राप्त कर लेता। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, उससे क्या हुआ, उसने कबूतर ने ये सीख लिया कि उसे भोजन को कैसे प्राप्त करना है। तो इसे ही कहते हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में बॉन्डिंग होना। और यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो है वो उल्टी है, पहले रिस्पॉन्स होगा और बाद में हमें स्टिमुलस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो अब बेसिस की बात करें तो यहाँ पर जो स्किनर ने बात की थी कि सक्रिय अनुबंधन का आधार जो है वो पहले हमने बात की थी कि पुनर्बलन को माना गया है। कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी प्रकार का रिस्पॉन्स दे रहा है, किसी भी प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न करता है, वो पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन जो है वो किसी भी तरीके से हम दे सकते हैं। क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे ने कोई आंसर दिया किसी क्वेश्चन का, तो हम उसे स्टिमुलस जो है वो दे सकते हैं कि हम उसे स्माइल करें जैसे उसने आंसर दिया, या उसे कुछ शब्दों के साथ जैसे शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस तरीके से हम जो है बच्चे को रिस्पॉन्स दें ताकि उस जो है वो आगे इस अनुक्रिया को बार बार दोहराए। तो स्किनर ने कहा कि कोई भी काम करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पुनर्बलन और दंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखें कि स्किनर ने कार्य करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक बताई हैं, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो जब स्किनर ने जो काम किया था वो प्रभाव के नियम पर आधारित था।
दंड, इस प्रभाव के नियम को हमने देखा था थॉर्नडाइक की जब हमने थ्योरी डिटेल में पढ़ी थी, तो लॉ ऑफ इफेक्ट को लॉ ऑफ पनिशमेंट एंड मोटिवेशन भी बोला जाता है, दंड एवं पुरस्कार का नियम भी बोला जाता है। अगर बच्चे को दंड मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, अगर बच्चे को हम पुरस्कार देंगे तो वो कार्य को करेगा। तो स्किनर ने कहा था रीइंफोर्समेंट पर पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो बेस्ड है। तो रीइंफोर्समेंट भी जो है यहाँ पर दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है हमारा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है उसके बारे में हम बात करें तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है हमारा वो जैसे कि कोई भी काम जिससे उस काम को हम बार बार उस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, जैसे कोई भी उद्दीपक, कोई भी स्टिमुलस जिसके माध्यम से उस विशिष्ट अनुक्रिया को आगे जाने के लिए बल मिलता है, यानी बार बार उस अनुक्रिया को करने के लिए बल मिलता है, तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। स्किनर के प्रयोग में चूहा बार बार लीवर को दबाकर अनुक्रिया कर रहा था और उसे भोजन मिल रहा था, तो भोजन जो है उसके लिए वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम जो है वो कर रहा था। दूसरी ओर अगर हम नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो इसके द्वारा बिल्कुल भिन्न प्रकार से अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे प्रतिकूल उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, चूहे को नीचे जो बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया जा रहा था इलेक्ट्रिक रोड्स के थ्रू, तो वो उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम जो है वहाँ पर हो रहा था। तो जैसे ही चूहा लेवर दबाता था तो एक बार 1 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक करंट को रोक दिया जाता था, जिससे चूहे की अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती थी। तो कोई भी अनुक्रिया में वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो रीइंफोर्समेंट की वजह से हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो हम अगर कंक्लूजन की बात करें इस थ्योरी की, तो हम बात करें अनुक्रिया के लिए हमेशा जो है स्टिमुलस का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। हमने बात की ना अभी कि रिस्पॉन्स भी हम पहले देके हम स्टिमुलस को प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुक्रिया के लिए हमेशा स्टिमुलस का, उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। कई बार बिना उद्दीपक के भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, बिना स्टिमुलस के भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर उद्दीपक अज्ञात होता है और उसकी प्राप्ति बाद में होती है पुनर्बलन के रूप में। हमने बात की अभी कि वो खाना जो है वो बाद में मिला और वो खाना जो है वो स्टिमुलस था और वो रीइंफोर्समेंट के फॉर्म में बाद में मिलता है। इसीलिए स्किनर के विषय में कहा जाता है कि इस थ्योरी को एसआर थ्योरी के नाम से उन्होंने क्या किया, एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में बदल दिया था। तो इस सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित है, ना कि उद्दीपन से। अगर रीइंफोर्समेंट मिलेगा, अगर पुनर्बलन मिलेगा तो ही रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। अगर पुनर्बलन जो है वो नहीं मिलेगा, अगर हमें रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा तो वो अनुक्रिया होनी भी संभावित नहीं होती। तो यही डिफरेंस है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में और क्लासिकल कंडीशनिंग में। पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, भूख लगी है, टाइम जो है वो खाने का टाइम है, तो मुझे लेवर को प्रेस करना होगा। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में बेल है, बेल बजेगी तभी खाना आएगा। तो इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाती है इसमें, इसीलिए इसको आरएस थ्योरी और इसे एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है यहाँ पर यह सिद्धांत क्रिया के परिणाम को महत्व देता है। परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या होगा किसी भी काम को करने का। अगर रिजल्ट अच्छा है तो उस अनुक्रिया को बार बार दोहराया जाएगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो वो जो है प्रयास जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो और ये जो थ्योरी है हम पढ़ते आ रहे हैं कि पुनर्बलन पर आधारित है, पुनर्बलन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिद्धांत जो है सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा जो है हमें उस काम को करने में टाइम कम लगता जाएगा। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क से होता है और ऐसी क्रियाएं जो कि मस्तिष्क से की जाती हैं उनका अधिगम जो है वो स्थायी रहता है। और ये सिद्धांत जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आगे हम बात करें इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के लिए, इसका यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थियों को हम प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लर्निंग उनकी अच्छी हो पाए। दूसरा, इसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि हमें बाद में क्या मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, हमें स्टिमुलस मिल रहा है, हमें रीइंफोर्समेंट मिल रहा है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसका परिणाम अगर हमें अच्छा मिल रहा है विद्यार्थियों को, तो उन्हें सेटिस्फेक्शन होगी और वो
आगे भी उस काम को करने के लिए एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, इससे बच्चे के बिहेवियर को जो है वो शेप किया जा सकता है, व्यवहार को जो है वो स्वरूप प्रदान किया जा सकता है इस सिद्धांत की सहायता से, कि आपको किस तरीके का व्यवहार करना है, कौन सा व्यवहार जो है वो सही है, कौन से व्यवहार के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रहना है, अपनी एडजस्टमेंट करनी है। नेक्स्ट हम बात करें पुनर्बलन की, तो पुनर्बलन की सहायता से हम व्यवहार को वांछित दिशा में परिवर्तित करके विद्यार्थियों की उपलब्धियों को और भी आगे ले जा सकते हैं। फिर हम बात करें अध्यापक को चाहिए कि पहले ही विद्यार्थियों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दे, ताकि वो विद्यार्थी जो है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपने काम में और भी अधिक तेज़ी से गति से प्रगति कर सकें। और साथ ही विद्यार्थियों को जो है रीइंफोर्समेंट के बारे में बता दिया जाए कि आपको जो है ये काम करने से पुरस्कार मिलेगा, और ऐसा करने से क्या होगा, उन्हें ये काम करने में थोड़ी जो है वो बहुत जल्दी से उसे करेंगे और उन्हें सेटिस्फेक्शन भी होगा कि हाँ, उन्हें उसका परिणाम जो है वो सुखद रहा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो ये, और लास्ट हम बात करें, इससे जो है बच्चे के शब्द भंडार में भी वृद्धि हो सकती है। आगे हम बात करें, जैसे हमने देखा अभी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने इसमें डिटेल में भी बात करी। इस थ्योरी को जो है टाइप एस कंडीशनिंग के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें स्टिमुलस पहले दिया जा रहा है। इस थ्योरी को टाइप आर कंडीशनिंग बोला जाता है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स पहले दिया जा रहा है। रिस्पॉन्स की अनुक्रिया की केंद्रीय भूमिका होती है इसमें। इस अनुबंधन की प्रक्रिया में क्लासिकल कंडीशनिंग में कोई जो है स्टिमुलस जो है वो पूरा अनुक्रिया जो है, रिस्पॉन्स जो है वो पूरी स्टिमुलस पे बेस्ड है। लेकिन इस अनुबंधन में सबसे पहले जो है बच्चे कोई भी जो सीखने वाला है उसको अनुक्रिया करनी होगी, बाद में उसे स्टिमुलस मिलेगा। इसमें जो है सीखने वाला बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होता, बिल्कुल जो है वो उसका व्यवहार जो है वो स्टिमुलस पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसे जो है वो व्यवहार करना होता है। लेकिन इसके अंदर जो है सीखने वाले को स्वतंत्रता होती है, वो किसी भी तरीके का रिएक्शन कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। तो और इस प्रकार के अनुबंधन में पुनर्बलन का प्रयोग सीखने वाले द्वारा की गई अनुक्रिया तथा व्यवहार के पहले किया जाता है। यहाँ रीइंफोर्समेंट दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भोजन पहले दिया जा रहा है, घंटी बजाई जा रही है, भोजन दिया जा रहा है, उसके बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पर जो है पुनर्बलन बाद में मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनसे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इन दोनों थ्योरीज़ में, इन दोनों तरीके की कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। आगे हम बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो ये जो डेफिनेशन दी हुई है शिक्षा मनोविज्ञान की, कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में देखी गई है, तभी यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी का वो पार्ट है जो कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड है। तो ये जो डेफिनेशन थी वो स्किनर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, पुनर्बलन की अवधारणा निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है? अभी हमने बात की कि कौन सी थ्योरी जो है वो पूरी के पूरी रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आगे हम बात करें पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना, ये भी किस में बात की गई है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में बात की गई है। आगे एक और जो है डेफिनेशन है, मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी स्किनर के द्वारा दी गई थी। ये डेफिनेशंस जो आप याद रखें, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशंस जो है वो दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई है, तो हमें डेफिनेशंस को भी ध्यान से देखना है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? तो इसमें अगर हम बात करें स्किनर के अनुसार, तो स्किनर की थ्योरी हमने अभी अभी पढ़ी, तो स्किनर की थ्योरी में हमने बात की पुनर्बलन की, रीइंफोर्समेंट की और अनुकरण की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें स्किनर के ने निम्नलिखित में से किस पर अपना अध्ययन किया था? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी में हमने बिल्ली पे बात की थी कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो भूखी बिल्ली पर हुआ था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो एक डॉग के ऊपर हुआ था, भूखा कुत्ता, उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में
जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो चूहों और कबूतरों पर किया गया था, तो बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो आज हमने बात की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, जो कि पूरी रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड थी, तो इससे रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन क्या है। तो ऑप्शन है इसमें जो दो हमारे दो जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, यह है पुनर्बलन या दंड पर आधारित एक अधिगम है, यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया और एक उद्दीपन को जोड़ने पर आधारित एक अधिगम है। तो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं इसमें, ना तो वन और ना ही सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों, केवल एक और केवल दो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आई होप आप ये समझ ही गए होंगे कि इसमें जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को ये जो CDP की सीरीज़ है, जो लेक्चर सीरीज़ है, आपको ये समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।